हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। रोहित सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जल्दी से आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए सभी लोग क्लास को। भाई एग्ज़ाम की डेट तो आप सभी लोग जानते हैं, आ ही गई है और एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद होना ही है। अब तो बस यही बोल सकते हैं कि डर के आगे जीत है। डरना मतलब लास्ट मोमेंट पे कि भाई डर रखे हो, हेजिटेट हो रहे हो कि कैसा एग्ज़ाम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से अप्रोच करके ये बोलते हैं कि सर वी आर मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, मतलब मुझे डर लग रहा है कैसा पेपर आएगा, क्या मैंने इतनी पढ़ाई करी है वो सफिशेंट है या फिर सफिशेंट नहीं है। भाई अब जो सफिशेंट है जो सफिशेंट नहीं है वो आप कर चुके हैं। अब बस एग्ज़ाम में जाना है और जो आता है पहले वो अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जो नहीं आता, जिसमें आप लगभग 75% के आसपास श्योर हैं, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। और कितने अटैम्प्ट करने हैं ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आप जाइए और जाकर 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दीजिए। बिल्कुल गलत रॉन्ग अप्रोच है वो। अगर आपको 60 ही क्वेश्चंस आते हैं तो 60 अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको 70 आते हैं 70 अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में आप लोग देख रहे हैं, जितने भी अपकमिंग आपके एग्जाम है हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्लियर? चलिए जी, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, जैसे कि आपने देख ही लिया, इंडियन पॉलिटी का सेट नंबर 1 है। वैसे मैंने पॉलिटी जो आज लिखवाया है वो इसलिए लिखवाया है क्योंकि मैंने एक बैच लॉन्च किया है नया। 100 डेज़ का बैच है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कोई पैसा उसमें आपको नहीं चुकाना है। वो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। डेली 1 बजे उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। टाइमिंग क्या रखा है? डेली 1 PM आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। आज मैंने 32 मिनट्स के आसपास की क्लास ली थी, उसमें पढ़ा दिया है रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझा दिया है। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, कहाँ पर करी गई, किसके द्वारा करी गई, कौन थे लॉर्ड हाइड, कौन थे लॉर्ड लिमनेस्टर, कौन थे ये लोग, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं आज की अपनी क्लास में। कौन थे नंद कुमार, कौन थे चेत सिंह, कौन थी घसीटी बेगम, ये सभी चीज़ें आज पढ़ा दी हैं। डेली जो एक क्लास होगी आपकी एप्लीकेशन पे पॉलिटी की, उसमें थ्योरी वाली क्लास रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर आपने किसी भी प्लस बैच में एनरोल किया है, मान लीजिए आपने कोई भी कोर्स खरीदा है ना अनअकैडमी से, तो वो आपका प्लस कोर्स हो जाएगा। उसमें ये सभी फीचर्स आपको प्रदान किए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस हो गई, टेस्ट एनालिसिस हो गया, एक्सपर्ट गाइडलाइंस हो गई, इसके अलावा स्टडी मटेरियल हो गया, स्टडी प्लानर हो गया, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट किया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं प्लस कोर्स ही है, हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। अगर इस कोर्स को आपको खरीदना है तो आपको पे करने पड़ेंगे 7800 रुपये। अगर आपने यूज़ नहीं किया मेरा कोड CM10, और ये जो 7800 है ना, ये 24 महीने प्लस 8 मंथ्स एडिशनल आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब लगभग आप 32 महीने पढ़ाई कर सकते हैं। इतना पैसा चुका के इस पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आपने यूज़ किया ये कोड CM10। इसके अलावा 12 महीने के लिए अगर आपने लिया है तो एडिशनल 4 मंथ्स आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए और मिलेंगे। 6500 आपको पे नहीं करना है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका कोई डाउट है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कीजिए, एडिशनल मंथ डिस्काउंट रह जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। अगर चलती हुई क्लास में आपका कोई डाउट आ रहा है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके उस डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाता है। पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ भी आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। इसके अलावा 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब अगर आपने सही दिए तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जा सकती है। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी मत करना। पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी कहाँ पर पढ़ाओगे? दीपक कश्यप जी, अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे मतलब जो एप्लीकेशन है ना अनअकैडमी की, उस एप्लीकेशन पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? उस एप्लीकेशन पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा फ्री बैच मैंने लॉन्च किया है पॉलिटी का दोपहर 1 बजे। आज शाम 6 बजे उसकी क्लास ली थी, वो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा, मतलब सेव्ड सेशन, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है ना, वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, या फिर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आराम से टैकल कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल रिलैक्स अप्रोच रखनी है आपको एग्जाम के प्रति, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जो क्वेश्चन आता भी है ना सर, उसे भी क्रॉस चेक करना होता है। जैसे 2016 में इमरजेंसी बेस्ड एक सवाल आया था, मेरा एक स्टूडेंट था CHSL के पेपर में, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके द्वारा लगाई जाती है। चलिए आपसे भी पूछता हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके द्वारा लगाई जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय वित्तीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शंस देखिए एक बार। पहला था वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, दूसरा था वहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा, तीसरा था वहां पे पार्लियामेंट के द्वारा, और चौथा था वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए जवाब दीजिए इस सवाल का भी, जरा जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। इसके अलावा अगर हम बात करें ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे ना भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, उनका कार्य होता है शपथ दिलवाने का, वो शपथ दिलवाएंगे। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है शपथ के बारे में, अगर रैंडमली आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो देखिए आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 52 से लेकर 62 तक ये राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, उनके पद के बारे में बताएंगे, शपथ के बारे में बताएंगे, उनकी सैलरी के बारे में बताएंगे, इम्पीचमेंट के बारे में बताएंगे, टेन्योर के बारे में बताएंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, इसके अलावा इलेक्शन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको एक आर्टिकल बताऊँ, आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि राष्ट्रपति का खाली पद 6 महीने में भरना होता है। राष्ट्रपति का जो खाली पद है वो भरना होता है आपको 6 महीने में। क्लियर। चलिए जी जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अगर शपथ के बारे में हम देखें कहाँ, तो आर्टिकल नंबर 60 आपको मिल जाएगा प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में। प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आपको कहाँ मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर 60 में आपको मिल जाएगा। याद मैंने कैसे कर रखा है, बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ जोड़ के याद रख रखा है। जैसे अगर आप उठाएंगे ना शेड्यूल, तो वहाँ पे टीयर्स, टी से अपना हो जाएगा टेरिटरीज, ई से हो जाएगा एम्यूलमेंट, और ए से हो जाएगा अफर्मेशन। अफर्मेशन बाद में आ रहा है, इसीलिए अफर्मेशन का आर्टिकल 60 है। और राष्ट्रपति की जो सैलरी वैलरी, वेतन या फिर भत्ते के बारे में, सब चीज़ों के बारे में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ मिलेगा, आर्टिकल नंबर 59 में आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए 61 इम्पीचमेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब क्या होगा, वो विद्यार्थी लगा के आया था फाइनेंस मिनिस्टर, जल्दबाजी में, कुछ भी नहीं, केवल जल्दबाजी में क्या टिक कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर। सवाल का सही जवाब क्या है, राष्ट्रपति ही है भाई। इमरजेंसी की बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी हो चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे हो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, तीनों ही प्रोक्लेम करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। वो अलग बात है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्लियर। जवाब समझ आ गया, आर्टिकल समझ आ गए, उम्मीद करूंगा जितने भी फैक्ट्स बनते हैं सारे आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू हैव अ सेपरेट मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर्स। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के लिए आदिवासियों कल्याण के लिए एक अलग मंत्री होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। सर वो बात कर रहा है ट्राइबल्स की, कि आदिवासी कल्याण के लिए एक सेपरेट मिनिस्टर होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब संविधान में ऐसी बात का जिक्र किया गया है। सवाल यहां पर यह है वो कौन कौन सा राज्य होगा। चलिए देखिए, अब मान लीजिए आपके पास पूरा पॉलिटी पढ़ने का टाइम नहीं है, सर केवल 25 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, उन 25 से आप लगभग मिनिमम से मिनिमम 700-800 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तरीका देखिए क्या होता है, समझाता हूँ आपको। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये आता है कि भारत के संविधान में SC STs को, या फिर जो रिजर्वेशन की बात की गई है ना, SC STs जो रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा में, सर लोकसभा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि लोकसभा ने शब्द अलग हो जाएगा और लोकसभा में शब्द अलग हो जाएगा। लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, ना कि लोकसभा ने बोला है कि बाहर रिजर्वेशन होगी, ये नहीं बोल रहा। लोकसभा के अंदर SC STs को जो पोस्ट पे रिजर्वेशन दी गई है कि चुनाव लड़के आइए, इतनी सीटें आपकी आरक्षित हैं,
वो कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सवाल बनता है एग्जाम में। सबसे पहले आता है आर्टिकल, लोकसभा के आर्टिकल नंबर 330 में आपको, मतलब भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 330 में आपको रिजर्वेशन इन लोकसभा लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा लिखा हुआ? रिजर्वेशन लिखा हुआ मिलेगा। सर कुल मिला के SC STs की सीट कितनी है रिजर्व, जल्दी से बताइए। SC ST की रिजर्व सीट्स के नंबर क्या हैं? इसके अलावा यहाँ 330 में ये लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद एक आर्टिकल और उठाइए, आर्टिकल नंबर 332। आर्टिकल नंबर 332 में आपको लिखा हुआ मिलेगा विधानसभा में आरक्षण के बारे में। किस में आरक्षण के बारे में? विधानसभा में आरक्षण के बारे में। एक सवाल और उठाइए, भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा STs की सीट रिजर्व की गई हैं? भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा STs की सीट्स को रिजर्व किया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। चलिए, मध्य प्रदेश, ऑल मध्य प्रदेश। हर सवाल को ध्यान से सुनिए, हर सवाल को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करनी होती एग्जाम में। मैं मान रहा हूँ 8 सेकंड मिलेंगे आपको एक जवाब देने के लिए, उनको भी कैलकुलेट करके खेलना होता है। यहाँ सवाल का जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सवाल का जवाब ऑल ऑफ द अबव है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा STs की सीट आपको मिल जाएंगी। इस सवाल का जवाब MP आपको मिल जाएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई? चलिए, नंबर ऑफ सीट्स ST SCs की कुल मिलाकर कितनी सीटें रिजर्व हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा? एक क्वेश्चन छुड़वा दिया है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एक में 5 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधियों को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लौटाता, जो ये लिखा है ना, शब्द थोड़ा सा गलत रहेगा ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स भारत में किस राज्य से आते हैं? सवाल यहाँ पर यह है। बेसिक तरीके से बनाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए। जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, उसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है। सर ख़त्म नहीं होती पढ़ाई कहीं पे भी, शुरू होती है पढ़ाई वहाँ पर जहाँ मैंने क्वेश्चन छोड़ा है ना, वहाँ से तो पढ़ाई शुरू होती है मेन वाली, कि रिजर्वेशन में सीट्स की संख्या कितनी है, सीट्स की संख्या कितनी है रिजर्वेशन में SC STs की। ये संख्या को कब बढ़ाया गया? 2010-11 में बढ़ाया गया। तो 2010-11 से पहले सीटों की संख्या क्या थी? यहाँ अमेंडमेंट कौन सा था? इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन किया गया कि सीटों की संख्या को अब 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, मतलब 2021 से लेकर 2030 तक अब और कार्य चल जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? वो संविधान संशोधन वही है जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या है सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है। कुल मिलाकर कितनी सीटें आपको मिल जाएंगी? लोकसभा में सीटों की संख्या 80 मिल जाएंगी, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 मिल जाएंगी, विधानसभा में सीटों की संख्या 403 मिल जाएंगी, मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिल जाएगी 500। क्या किसी का कोई डाउट? चलिए, बहुत बढ़िया, सवाल सारे समझ आ गए। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं आप सारे ही समझ गए होंगे इस सवाल के संदर्भ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड्स एलेबोरेशन इन द, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ना, वो भारत के संविधान में कहाँ लिखी है? सवाल यहाँ पर ये है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ सर यहाँ पर ये है कि बच्चों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम करवाया जाएगा, मैटरनिटी रिलीफ आपको मिलेगा, मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी, आपके पास राइट टू वर्क है। इसके अलावा भाई पशुपालन का भी काम करवाया जाएगा, गायों के लिए भी जो हस्बेंड्री होती है वो बनाई जाएगी। ये सभी चीज़ें आपको विचार वहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। चलिए, कि ऐसा कल्याणकारी राज्य की कल्पना करी जाती है संविधान में, वो कहाँ लिखा है? चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब। 80, 81, बहुत बढ़िया। अगर एग्जाम में आपकी अप्रोच थोड़ी बैलेंस वाली रहेगी ना, तो आप मान लीजिए 10 नंबर एक्स्ट्रा बनेंगे। अगर हड़बड़ा गए ना एग्जाम में, मतलब एक बार अगर पेन यूँ हिलने लग गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। हड़बड़ाना मत, शांतिपूर्ण तरीके से जाना। वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की वो बात कर रहा है। सर कल्याणकारी राज्य कहाँ पर आपको मिलेगा? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रहेगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का जो तरीका है वो भारत ने कहाँ से उधार लिया है? ये भारत ने उधार लिया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से भारत ने ये तरीका उधार लिया है।
आयरलैंड ने ये तरीका कहाँ से उधार लिया था सर? स्पेन से उधार लिया था आयरलैंड ने ये तरीका। क्या स्पेन G20 कंट्रीज का मेंबर है? बिल्कुल मेंबर नहीं है। G20 कंट्रीज में नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है मौजूदा समय में? सर 19 कंट्रीज हैं मौजूदा समय में G20 ग्रुप में। इसके अलावा G20 की जो हाल फिलहाल वाली मीटिंग को होस्ट किया है वो किस कंट्री ने किया है? तो भाई साहब इसको होस्ट करने वाली कंट्री आपको मिल जाएगी इटली। क्लियर? ये वाले फैक्ट्स वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए? बहुत बढ़िया। ये वाले फैक्ट्स, ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए। ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़कर याद रखनी पड़ेंगी, तभी अच्छे से एग्जाम को आप टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट ही कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस except by the special procedure laid down in the constitution. This procedure is same as the one prescribed for the removal of. और देखिए इतना बड़ा सवाल, पहले तो विद्यार्थी डरता है, इतना बड़ा को यूं नापता है विद्यार्थी पेपर में, कह रहा बड़ा पेपर, कह रहा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ये छोड़ूंगा, स्किप करूंगा। सर स्किप क्यों करना है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए ना हिंदी में क्या सवाल है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बात है, लेकिन उन्हें संविधान में निर्धारित एक विशेष प्रक्रिया के अलावा पद से हटाया नहीं जा सकता है। यह प्रक्रिया वह है जो हटाने के लिए निर्धारित है। वो कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ना अपॉइंटमेंट करते हैं, मगर रिमूव करने का तरीका वैसा ही है जैसा इन चारों में से किसी का है। वो कौन सा तरीका है, सवाल यहाँ पर ये है। चलिए, हाँ G20 में 19 मेंबर मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही तरीका। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो तरीका है, उसकी जो प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया आपको किसके लिए मिल जाएगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। सर ये सारी प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया नहीं है, किसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, किसे हम इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं, इम्पीचमेंट और इनको हटाने में क्या अंतर है, ये सब आपको मिलेगा 100 डेज पॉलिटी बैच में या 100 क्लास पॉलिटी बैच में। 100 क्लास पॉलिटी बैच जो मैंने स्पेशल लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। डेली एक क्लास आपको मिलेगी 1 बजे इसकी, डेली एक क्लास आपको 1 बजे मिलेगी इसकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। जिसने मुझे अभी तक नहीं फॉलो किया है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल का, उसमें फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द। संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था कौन से केस में? वो कौन सा केस में था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको नहीं चेंज कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते संविधान की। ये बात कहाँ पर बोली गई, किस केस में? AK गोपालन केस में, केशवानंदा भारती केस में, गोलकनाथ केस में, या फिर मिनर्वा मिल्स केस में? वो कौन सा केस था जिसमें ये बात बोली गई? चलिए, बहुत मैटर करती है अप्रोच आपकी, कि आपकी अप्रोच क्या होगी एग्ज़ाम को टैकल करने की। ऐसा नहीं है कि देखिए, थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होता है, थोड़ा काम होना पड़ता है एग्ज़ाम में, बैठते ही रिलैक्स होना पड़ता है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, उसके बाद शुरू कीजिए चीज़ों को। ये नहीं कि अबड़ तबड़ में लग गए कि A का B, B का C, D का D, ऐसे नहीं, शांति से टैकल कीजिए। वो शांति से जब आप टैकल करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सवाल का सही जवाब है केशवानंदा भारती केस। ईयर कौन सा है? ईयर है सर 1972-73। फैसला कब दिया गया था? 1973 में सर फैसला दिया गया था। 1973 में इसका फैसला दिया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जाए उसके संदर्भ में इसका फैसला दिया गया। कौन थे उस समय मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको मिल जाएंगे अजीत नाथ रे। अजीत नाथ रे आपको मिल जाएंगे उस समय मुख्य न्यायाधीश। कौन? अजीत नाथ रे आपको मिल जाएंगे उस समय मुख्य न्यायाधीश। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल जाएंगे उस समय के अजीत नाथ रे। एक सवाल और बनता है, अगर आप अच्छे खासे एग्जाम में किसी में जाकर बैठेंगे ना, तो सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? जवाब दीजिए एक बार। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट? मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है? एक बार जवाब दीजिए फटाफट से, जरा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा समझा दीजिए। ये 6 ही तो है ना? हाँ,
थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अगर आपको नहीं समझ आया तो देखिए, अगर आपने किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, आप चाहे कोई भी किताब ले आइए पॉलिटी की हर किताब में ना आपको जो आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा लास्ट, वो 395 ही लिखा हुआ मिलेगा। आपने कभी ये बात नोटिस करी है? जो अंतिम आर्टिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा ना पॉलिटी की किसी भी किताब में, वो लास्ट आर्टिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा 395 ही। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सर। इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रही है। 395 में जैसे 21 में ए जोड़ दिया गया तो एक आर्टिकल एडिशन हो गया है, मगर यहाँ पर लास्ट आर्टिकल आपको 395 मिलेगा क्योंकि इसी में एडिशन किया है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल रहे। ऐसा नहीं है इसको काट के यहाँ लिख दिया 468 या 466 या 490 या 495, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदलकर एडिशन कर दिया चीज़ों में। ये वाला पॉइंट समझ आया। अजीत नाथ रेत कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय पे। फैसला किस आधार पे दिया गया? फैसला दिया गया 7-6 के आधार पे, ठीक है। केस कौन जीता? केस जीती थी इंदिरा गांधी, मतलब भारत सरकार केस जीती थी ये, क्लियर। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, ये किस प्रकार से तैयार किया जाता है या फिर किस आधार पे ये चुना जाता है, तो सर सवाल का जवाब ये है जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वही बनेगा अगला चीफ जस्टिस। क्वालिफिकेशन सुन लीजिए दोबारा, मैंने जज बनने की योग्यता नहीं पूछी। आप जो बता रहे हैं वो जज बनने की योग्यता बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं पूछ रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता। आप बता रहे हैं जज बनने की योग्यता, क्लियर। तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की योग्यता क्या है? अगर आप सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में और आपके नाम को अगर रिकमेंड किया गया है तो आप बन जाएंगे। रिकमेंड कौन करेगा? सर रिकमेंड करने का अधिकार दिया गया है जो पुराने चीफ जस्टिस हैं। जैसे अभी कौन बैठा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। एन.वी. रामन्ना अभी मिल जाएंगे आपको बैठे हुए? एन.वी. रामन्ना आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। इनसे पहले कौन बैठा हुआ था, जल्दी से बताइए भाई। इनसे पहले कौन बैठा हुआ था एन.वी. रामन्ना से? जैसे मान लीजिए रंजन गोगोई जी ने एक नाम को रिकमेंड कर दिया तो भाई राष्ट्रपति उन्हें क्या करेगा? राष्ट्रपति उन्हें अगले चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर देगा, सीनियर मोस्ट जज को। यही प्रथा अपनाई जाती है। बस इस प्रथा को 3 बार तोड़ा गया था, जिसमें 2 बार इंदिरा गांधी जी ने तोड़ा था। एक बार अजीत नाथ रे के केस में, ये सीनियर मोस्ट नहीं थे, इनसे ऊपर भी 4 थे, इनसे ऊपर 3-4 और थे। और इनके जस्ट बाद जो अगले मिलेंगे हामिद बेग, इनके अगले बाद जो जस्ट नेक्स्ट मिलेंगे हामिद बेग, उस केस में भी तोड़ा गया था इसे। और एक जगह और तोड़ा गया था, वो तीसरे कौन थे उनका नाम बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि वो थर्ड कौन थे, क्लियर। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट? निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक विधान परिषद नहीं है, भले ही संविधान इसके लिए प्रदान करता है? मतलब पास करवा लिया गया है बिल मगर पेंडिंग पड़ा है ऊपर। वो कौन सा राज्य है जहां पर होनी चाहिए मगर है नहीं? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए, आराम से टैकल कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राजस्थान वाला बिल भी पेंडिंग पड़ा है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या अंतर है, तो सर देखिए वैसे अंतर तो ज़मीन आसमान का है। आप पूछोगे कैसे? सर सिंपल सा अगर बेसिक अंतर बताऊं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आते हैं और ये वाले जो मिलेंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आएंगे। सबसे मेन डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में चुने गए लोग प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं और विधान परिषद में चुने गए लोग अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं, क्लियर। इनके बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? तो आर्टिकल नंबर 169 को उठाइए, आर्टिकल नंबर 169 को आप उठाइए। 171 में भी लिखा हुआ मिलेगा, 172 में भी मिलेगा, मगर जो पहला आर्टिकल मिलेगा 169 जो कहता है कि भारत में इन राज्यों में अभी विधान परिषद मौजूद है। वो राज्यों का नाम कुछ इस प्रकार से है, तू भी मजा कर। पहले फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एसएससी का, ये तू भी मजा कर, ये पहले फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एसएससी का। अब थोड़ा कम पूछता है मगर फिर भी आपको याद होना चाहिए। तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को आप हटा दिया गया है, मान सकते हैं, और ये हो जाएगा अपना कर्नाटका। 1 2 3 4 5 और 6, पहले आपको 7 राज्य मिलते, अब आपको कितने राज्य मिलेंगे? 6 राज्य, क्योंकि ये जो 7वां राज्य है इसे क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी इसे बना दिया गया है, यूटीज इसे बना दिया गया है। कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये फैसला लिया गया था। इसके लिए बिल पारित करवाया गया था 5 अगस्त 2019 को। क्लियर? पहले बिल रखा गया था राज्यसभा में, फिर लोकसभा से पास करवाया। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं आपको समझ आ गए होंगे। 16वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे, 16th लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे, वो जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था कमलनाथ। प्रोटेम स्पीकर जो थे वो प्रोटेम स्पीकर का नाम था कमलनाथ। कमलनाथ कौन थे? तो भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं हाल फिलहाल में कांग्रेस की तरफ से। और अभी कौन है? अभी है मामा शिवराज सिंह चौहान। ये पॉइंट भी याद रखना। जल्दी कमेंट करके बताइए 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर आपको कौन मिल जाएंगे? बीडी दास मिल जाएंगे, एक तो बीडी दास मिल जाएंगे, एक आपको सरदार हुकुम सिंह मिल जाएंगे, एक आपको सरदार हुकुम सिंह मिल जाएंगे, और एक आपको मिल जाएंगे जीवी मावलंकर, एक आपको मिल जाएंगे जीवी मावलंकर। क्लियर? पार्लियामेंट पढ़ेंगे उनमें इन सब चीज़ों को हम अच्छे से और विस्तार से समझेंगे हमारी एप्लीकेशन पे। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। 17वीं लोकसभा का कौन है? ये सवाल लिख लीजिए, इसका जवाब चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन विद द। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। कम से कम इस लेवल का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाना चाहिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी बोर्ड को ही। सवाल है, राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न राज्यपाल द्वारा के परामर्श के बाद तय किया जाएगा। मतलब रिमूव कौन? रिमूवल प्रोसेस क्या है भाई? गवर्नर करेगा। गवर्नर किससे बातचीत करने के बाद उसे बर्खास्त करेगा? सवाल यहां पर यह है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन? बहुत सही सवाल है। चलिए 17 वीरेंद्र कुमार मिलेंगे, बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सर नितिन राघव जी, ओम बिरला तो स्पीकर हैं, वीरेंद्र कुमार आपको मिलेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्पररी स्पीकर आप बोल सकते हैं, क्योंकि शपथ दिलवानी होती है सर। उनको भी अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, वो भी क्या रहेगा पॉइंट। वैसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अगर आर्टिकल की हम बात करें ना, ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा है इसके बारे में कहीं ना कहीं भारत के संविधान में भी लिखा होगा, तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 102, आर्टिकल नंबर 103 यहाँ मिल जाएगा। किसके बारे में? सर यूनियन के बारे में। यूनियन मतलब केंद्र की जो बात होगी ना, वो इन 2 आर्टिकल में मिलेगा। और अगर हम राज्यों की बात करें, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब सर उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये स्टेट इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 में भी स्टेट है, और पॉलिटी में स्टेट दिक्कत देते हैं कई बार। स्टेट मतलब राज्य, राज्य मतलब ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लेना कौन सा राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य। इसका आर्टिकल मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 191, आर्टिकल नंबर 192। इसके ग्राउंड्स मैंने कई बार पढ़ा रखे हैं, दोबारा पढ़ाऊंगा मगर अभी नहीं पढ़ा रहा। सवाल का सही जवाब है इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। 5 तरीके यहाँ पर बता रखे हैं, 5 में से 4 तरीकों पर रिमूव करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पर भी 5 तरीके बता रखे हैं, 5 में से 4 तरीकों में रिमूव करने का अधिकार गवर्नर के पास है, और 1 तरीके में रिमूव करने का अधिकार स्पीकर के पास है। सेम प्रोसेस वहाँ पर है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। 1 तरीके से रिमूव करने का अधिकार किसके पास है? 1 तरीके से रिमूव करने का अधिकार है स्पीकर के पास। ठीक, ये वाला फैक्ट, ये वाला पॉइंट, ये समझ आ गया भाई। मेरी आप सभी से दरखास्त है, शांतिपूर्वक तरीके से, नहीं समझ आ रहा पूछिए, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे तो मैंने हज़ारों बार पढ़ा रखा है ये, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ ही रहा होगा। अब जिसको भी पॉलिटी पढ़नी है A to Z, मतलब पूरी पॉलिटी पढ़नी है, संपूर्ण पैसा नहीं देना है, फ्री पढ़ना चाहते हैं आप उस क्लास को, तो अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे आज से बैच लॉन्च कर दिया है। 100 क्लासेस लूँगा पॉलिटी की, 100 क्लासेस सर पूरा पढ़ा दूंगा बिहार PCS के लिए, मैंने टारगेट बनाया है। चलिए मुझे फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विद, वो बोल रहा है भारत का संविधान
के साथ एक संघीय प्रणाली का प्रदान करता है, मतलब एक किसके साथ एक संघीय प्रणाली का प्रदान करता है। और ये वाला जो फेडरल सिस्टम है ना, इस फेडरल सिस्टम को हमने कहाँ से उधार लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इस तरीके को हमने उधार लिया है। चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब। अच्छा, आपने आज से ही ज्वाइन किया है, समझा दो नितिन जी। अभी तो आप एप्लीकेशन वाली क्लास में आ रहे हैं ना, धीरे धीरे समझना। वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है सर, आर्टिकल नंबर 102, आर्टिकल नंबर 103, लगभग 15 मिनट जाएंगे उस टॉपिक को समझाने में। समझाऊं क्या? बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों को समझा रखा है वाला टॉपिक, एक बार जल्दी बताइए कमेंट करके। वो पॉइंट आपको समझाने की आवश्यकता है क्या? आर्टिकल नंबर 191, 192 और आर्टिकल नंबर 102, 103 कई बार समझाया मैंने वो। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? चलिए इसको पहले डील करने की कोशिश कीजिए एक बार आप। बेसिक क्वेश्चन है, अ सेंटर स्ट्रॉन्ग विद स्टेट, मतलब जो केंद्र है वो ज़्यादा सशक्त होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें राज्य के संदर्भ में। क्लियर? अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये वाला फेडरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, मतलब 90% शक्ति हमारे देश में केंद्र के पास है, 10% शक्ति हम मान रहे हैं राज्य के पास है। और ये तरीका स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरल सिस्टम का तरीका हमने किस देश के संविधान से उधार लिया है? कैनेडियन संविधान से। और इसे ही हम बोलते हैं क्वासी फेडरल। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं सर क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय शासन प्रणाली, इसे हम बोल रहे हैं क्वासी फेडरल, हम इसे बोल रहे हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल कहीं किया गया है? सर नहीं, कहीं नहीं किया गया है भारत के संविधान में इसका तरीका। ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ट्राई कीजिए, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन डालने की कोशिश की है मैंने। किस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन समझाऊं? एक बार दोबारा बताइए सचिन जी, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसका फोर्थ ऑप्शन समझना है आपको? आप वो वाला, इसके जो पहले क्वेश्चन था कि सेंटर एंजॉय इक्वल पावर, अमेरिका को आप ले सकते हैं कि वहाँ पे केंद्र और राज्य के पास लगभग बराबर शक्ति होती है, उसे ही हम फेडरल स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, चलिए, मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है भारत का? सबसे ज़्यादा सशक्त राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? सवाल यहाँ पर यह है, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब केरल है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? केरल रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू फिक्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर इज, अध्यक्ष के वेतन और भत्ता तय करने का अधिकार किसके पास है? जो स्पीकर होता है उसकी सैलरी और उसको जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे, ये फिक्स करने का अधिकार किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट के पास, यूनियन कैबिनेट के पास, प्रेसिडेंट के पास, या फिर यूनियन पार्लियामेंट के पास? क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4। समझा तो दिया, वही समझाया आपको। अ सेंटर विच इज इंजॉयज इक्वल पावर विद स्टेट, जहाँ पे केंद्र और राज्य के पास लगभग बराबर शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। वो फेडरल कंट्री आपको मिलेगी जहाँ पे आपके पास, जहाँ पे केंद्र के पास भी संविधान होगा, राज्य के पास भी संविधान होगा, दोनों के पास लिखी हुई चीज़ें होंगी। वो उस प्रकार से बात कर रहा है, अगर चौथा ऑप्शन आपको समझना है तो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप टैकल करेंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। किसके पास ये अधिकार दिया गया है? तो भाई ये अधिकार आपको मिल जाएगा यूनियन पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय संसद के पास ये अधिकार आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स अ मनी बिल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यदि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़िए। लोकसभा इसकी सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या नहीं? लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशंस, president summons a joint session for passing a bill, the bill is sent back to Lok Sabha for a further consideration, the attorney general's opinion is sought। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है, अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है मनी बिल, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वो आपने पढ़ा होगा कि रिजेक्ट नहीं कर सकती, मैं बोल रहा हूँ रिजेक्ट कर दे अगर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?
देखते हैं कितना दिमाग आप दिमाग से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी ने तो इस तरीके से पढ़ रखा है कि भाई राज्यसभा में जाएगा मनी बिल, धन विधेयक, 14 दिन में उसे पास करके वापस भेजना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया, वही आपने समझाया। मैं बोल रहा हूँ रिजेक्ट कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा सर? अगर वो रिजेक्ट कर देगा ना, तो लोकसभा इसकी सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या नहीं, ये उसका अपना अधिकार है। वो रिजेक्ट कर दे, करता है कर दे रिजेक्ट, मगर लोकसभा के ऊपर खुद निर्भर करता है, डिपेंड करता है। वो नहीं मानना चाहते उसकी रिजेक्शन को, वो नहीं मानेंगे, वो बिल पास हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना, लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट इट्स रिकमेंडेशन। लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी रिकमेंडेशन को वो मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है, अच्छा सवाल है। इसको जब पढ़ाऊंगा विधानसभा और विधान परिषद पे ना, तो बहुत क्लासिक तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, चलिए एक सवाल आपको समझाता हूँ। पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो बताइए भाई, समझाता हूँ एक चीज़ और आपको। जल्दी से थम्स अप कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए फटाफट। अगर पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको समझा देता हूँ, वहाँ से आपको 2-4 चीज़ें और सीखने को मिल जाएंगी, ज़बरदस्त वाली। सबसे पहले तो एक सवाल बनता है, जवाब दीजिए। क्या क्या राज्य सरकार ज्वाइंट सेशन बुला सकती है? क्या स्टेट में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? क्या स्टेट में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है या नहीं? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से। क्या स्टेट में ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं या नहीं? एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए, ट्राई कीजिए फटाफट से। क्या राज्य में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है या नहीं? ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं या नहीं राज्य में? सवाल ये है भाई, फटाफट ट्राई कीजिए। केंद्र में बुलाते हैं ना भाई ज्वाइंट सेशन। आर्टिकल नंबर 108 कहता है ज्वाइंट सेशन के बारे में। जल्दी से बताइए, किस देश के संविधान से उधार लिया है हमने ज्वाइंट सेशन का तरीका? ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 108। किस परिस्थिति में बुलाया जाएगा ज्वाइंट सेशन? इसको यहाँ समझना। देखिए, एक बिल है, लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया, वो बिल पास करने के बाद गया राज्यसभा। क्लियर? राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग रहा 6 महीने के लिए, और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है या फिर लोकसभा को ऐसा लगता है कि यार बिल पास करवाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को कि सर बिल पास करवाना ज़रूरी है, बुलाइए ज्वाइंट सेशन। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति बुलाएगा ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन में क्या होगा? मान लीजिए सर यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, मान लीजिए यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास करवाना था। अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया तो यहाँ चाहिए होगी सर सिंपल मेजॉरिटी, जितने सदन में मौजूद है 50%। अगर कर देंगे 50+1 अगर कर देंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर कैसी चाहिए होगी? यहाँ सिंपल चाहिए होगी मेजॉरिटी, जितने मौजूद है और जितने वोट डाल रहे हैं उनकी। क्लियर? तो यहाँ से उस बिल को हम क्या करवा सकते हैं? यहाँ से उस बिल को हम करवा सकते हैं पास, एक्सेप्ट ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा मनी बिल के संदर्भ में। क्लियर? ये वाला फैक्ट समझ आ गया। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है? डिवाइन डेंजर एटम डायनोजी, मैंने समझा दिया क्या अर्थ है। अब बताइए फटाफट से, क्या ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं राज्य में या नहीं? फटाफट जवाब दीजिए। ज्वाइंट सेशन के बारे में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? एक बार यार अपनी तरफ से भी तो ट्राई करो। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि जो ढंग से चीज़ों को पढ़ रहा है इतने समय से। क्या राज्य में ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं या नहीं? सिंपल सवाल है, फटाफट ट्राई कीजिए। तो डर के मारे विद्यार्थी ऐसे हैं, जवाब नहीं देते, कह रहे पहले कोई गलत देगा फिर मैं सही दूंगा। आवाज़ आ रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं या नहीं? दोबारा पूछ रहा हूँ, नो आइडिया। ठीक है, और कोई? राज्य में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है नहीं? सिंपल से वे में पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। तो भला मानो तुम सामने नहीं बैठे भाई, सब सामने बैठे होते ना, ओए होए आज तुम्हारी क्लास लग रही होती सर। ठीक है, मैंने बहुत डांटा है सर बच्चों को, और डांट खा खा के पता नहीं अच्छे पदों पर बैठ गए हूँ। सर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते, याद रखना, स्टेट में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं बुलाया जाएगा? सर ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए 2 सदन भी तो होने चाहिए। क्या हर राज्य में 2 सदन है? नहीं है। जब हर राज्य में 2 सदन नहीं है तो आप ज्वाइंट सेशन कैसे बुला सकते हो? एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सर दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से कहता है कि एक राज्य ऐसा है जहाँ पे विधानसभा भी मौजूद है और वहाँ पर विधान परिषद भी मौजूद है और विधानसभा भी मौजूद है। एक बिल है सर, वो बिल जाएगा यहाँ इनके पास पास होने के लिए। ठीक है,
एक बिल है, एक बिल जाएगा यहाँ से पास हो गया और वो बिल गया यहाँ पास होने के लिए, यहाँ वो बिल 3 महीने तक रुका रहेगा सर। अगर 3 महीने इन्होंने उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया, वो बिल दोबारा वापस आएगा सर यहाँ पर विधानसभा के पास, और ये दोबारा उस बिल को वापस भेज देंगे यहाँ, और 1 महीने तक वो बिल और पेंडिंग पड़ा रहेगा अगर इन्होंने साइन नहीं किए। अगर ऐसी परिस्थिति में ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया और बिल पास नहीं हुआ, ये आएगा वापस और यहाँ आधे में आकर ही वो बिल क्या हो जाएगा, पास। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन का तरीका नहीं मिलेगा, ये वाली प्रक्रिया मिलेगी। इस प्रक्रिया को आपको और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा सर, क्योंकि मैंने लॉन्च किया है A to Z पॉलिटी बैच, A to Z पॉलिटी बैच लॉन्च किया है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। एकदम फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा आपको। क्लास का टाइम आपको 1 बजे मिल जाएगा। उसमें आपको समझ आएगा सर क्या है विधानसभा, क्या है विधान परिषद, क्या होता है ज्वाइंट सेशन, आज तक 5 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, क्या है सिंपल मेजॉरिटी, क्या है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्या है स्पेशल मेजॉरिटी, कौन सी मेजॉरिटी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर यहाँ पर ये धन विधेयक होता तो क्या करना होता, क्या 14 दिन वाला स्पेशल राइट इनको भी दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, क्या केवल स्पेशल बिल में ही ये वाली प्रक्रिया को अपनाया जाएगा या फिर किसी साधारण बिल में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप और तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे। क्लियर? फॉलो करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का। सवाल का जवाब समझ आ गया? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर, एक राज्य का महाधिवक्ता समक्ष पेश होने का हकदार है। बताइए भाई, किसके समक्ष पेश होने का हकदार है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। उस क्लास का टाइम 1:15 कर दीजिए, ठीक है जी। किसके अधीन पेश होगा भाई? एडवोकेट जनरल। फटाफट बताइए, एडवोकेट जनरल के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? फटाफट जवाब दीजिए भाई। एडवोकेट जनरल के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कई बार पढ़ाया है क्वेश्चन भी मैंने। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जी, मैं करता हूँ क्लास के टाइम का कुछ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बहुत बढ़िया। एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। सर स्टेट का मतलब राज्य की बात कर रहा है, राज्य के भीतर कानून की किसी भी अदालत में। देखिए, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, दो अलग प्रकार के पद आपको मिलेंगे। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानून का जानकार है, एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा कानून का जानकार है। राज्य मतलब आर्टिकल नंबर 12 की परिभाषा नहीं है। राज्य मतलब एक पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है और राजस्थान भी हो सकता है। तो ये स्टेट को ना वो वाला स्टेट मत बना देना, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 वाला। बार बार समझा रहा हूँ, सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एडवोकेट जनरल के बारे में भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? एक बार जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दे दीजिए। मैं लगाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सी भाषा है जिसके बारे में भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल नंबर 164 नहीं, आर्टिकल नंबर 165 मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 164 में तो आपको विशेष अधिकार, पावर्स मिलेंगी। ठीक, 165 देखिए, 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, 4 आर्टिकल्स मिलेंगे, 2 नहीं। यहाँ मिलेंगे सेंटर वाले, यहाँ मिलेंगे स्टेट वाले। यहाँ मिलेगा आर्टिकल नंबर 165 और यहाँ मिलेगा सर आर्टिकल नंबर आपको 177। ठीक है, आर्टिकल नंबर 177 आपको यहाँ मिल जाएगा। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझा दूंगा कि किस आर्टिकल में किसको ऐड करना है, तो सामने वाले आर्टिकल्स निकल जाएंगे। ठीक, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आर्टिकल
18 मतलब 89 को ऐड कर रहा हूँ इसमें दोनों में। आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 88 कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल है ना वो किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बस उसे मत डालने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्या कहता है? ऐसा कहता है अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल नंबर 88। आर्टिकल नंबर 88 में मैंने क्या जोड़ दिया? 89 संख्या जोड़ दी। संख्या जोड़ने के बाद क्या बन रहा है? 177। 177 क्या कहता है? एडवोकेट जनरल के सेम अधिकार के बारे में। एडवोकेट जनरल के सेम अधिकार के बारे में कि एडवोकेट जनरल बैठ सकता है जाकर विधानसभा में भी, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उस राज्य का अगर वो है तो बैठ सकता है विधानसभा विधान परिषद में जाकर। क्लियर? मगर उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पे आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और 76 में 89 जोड़ देंगे तो आर्टिकल नंबर 165 कहता है किसके बारे में? एडवोकेट जनरल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में। ये प्रोसेस है, ये ट्रिक है। कितने आर्टिकल्स याद कर सकते हो इससे? लगभग 30 आर्टिकल्स आप याद कर सकते हो इससे। 30 आर्टिकल्स कराऊंगा भाई, ये सब कराऊंगा। 30 आर्टिकल्स याद कर सकते हो। इस सवाल का जवाब आप जानते ही होंगे, पाली भाषा आपको नहीं मिलेगी लिखी हुई। ठीक, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? तो सवाल का सही जवाब रहेगा पाली भाषा। आप सभी लोग जानते हैं, आपको मिल जाएगा शेड्यूल नंबर 8। 8वें शेड्यूल में आपको 22 भाषाएं लिखी हुई मिल जाएंगी। पहले 14 मौजूद थी, 21वां संविधान संशोधन करवाया गया, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करवाया गया, उसके बाद करवाया गया 92वां संविधान संशोधन। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। पहले एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई, और कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट फॉर। भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पे? किस आधार पे उन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस को चलाया जा सकता है? सवाल यहाँ पर यह है, कैसी परिस्थिति में उन पे इम्पीचमेंट प्रक्रिया चलाई जा सकती है? देखिए, आज से कोई मेरे से 2 साल पहले ये पूछता है ना कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, तो मैं कहता पढ़ाई। दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई है। मैं लिटरली आज भी वैसे तो यही बात बोलूँगा, दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई है। सर क्या करना है? कुछ करना थोड़ी है, किताब खोलनी है, किताब खोलकर बैठना है, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ना है। सच बता रहा हूँ, अगर आप घर की परिस्थिति आपकी ठीक है ना, मतलब अगर आप एक ठीक परिस्थिति में हो, मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके गार्जियन हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं ना सर, तो जीवन में सबसे अच्छी चीज़ पढ़ाई है। एक बार पढ़ कर तो देखिए, क्या नहीं मिलता पढ़ाई से यार। आप दुनिया जीत सकते हैं इस पढ़ाई से। एलन मस्क को आप देख लीजिए, ठीक है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहीं से इंस्पिरेशन ले सकते हैं सर, ठीक है। क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है सर जीवन में। बस केवल ये है कि परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है। बहुत बेसिक सवाल है। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा सवाल का सही जवाब। भारत के संविधान का उल्लंघन, अगर वो भारत के संविधान के वॉयलेट करते हैं, उसे वॉयलेशन करते हैं, तो हाँ उन पे इम्पीचमेंट प्रक्रिया चलाई जाएगी। आर्टिकल नंबर 56 और आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट के बारे में लिखा है। 56 कहता है कि अगर वो बीच में रिज़ाइन कर दें या फिर वो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उन पे इम्पीचमेंट होगी, और 61 में लिखा है इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। इम्पीचमेंट का तरीका कहाँ से उधार लिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के संविधान से। दुनिया का मतलब अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो वैरन हेस्टिंग पर चलाया गया था महाभियोग। वैरन हेस्टिंग कौन थे सर? वैरन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1772 में उनके द्वारा एक पद बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जहाँ से भारत के संविधानिक विकास प्रारंभ होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये वही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत भेजा गया था, और सीक्रेट कमिटी के रिकमेंडेशन पे रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लागू किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में के द्वारा ही जो गवर्नर था उसे बनाया गया गवर्नर जनरल, और वैरन हेस्टिंग ने लॉर्ड एलिजे एम्फी जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे कैलकाटा वाले, उनके साथ मिलकर बहुत भ्रष्टाचार किया, खूब भ्रष्टाचार किया। और जो लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, चेत सिंह, घसीटी बेगम और नंद कुमार, उसमें से एक व्यक्ति नंद कुमार को फांसी पर चढ़वा दिया एलिजे एम्फी की मदद से, और इसी भ्रष्टाचार, इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर चलाया गया था महाभियोग, इम्पीचमेंट, ब्रिटेन में। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the two words among the Constitution were added to the preamble of the Constitution by 42nd Amendment in 1976? बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए। अब इस बार जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि प्रस्तावना में तो इनको जोड़ा गया 76 में, मगर इन शब्दों की सिफारिश पहले ही कर ली गई थी, ठीक है, एचवी कामत के द्वारा, और एक व्यक्ति और हैं, वो उनके बारे में आपको ढंग से और अच्छे से समझाऊंगा।
चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोशलिस्ट और सेक्युलर, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर, क्लियर। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर भारत के संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको नहीं मिलेगा, पंथ निरपेक्ष मिलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष छोटा शब्द है, पंथ निरपेक्ष एक ब्रॉड शब्द कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द सैलरी ऑफ पेरिक्विटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय, भारत के राष्ट्रपति का वेतन का अनुलाभ किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब जो सैलरी है ना, वो वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सवाल यहाँ पर ये है। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही मतलब हल्का सवाल है, आप इजीली टैकल कर सकते हैं। यूनियन पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। केंद्रीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटीजेंसी फंड। देखिए सर, दो प्रकार के फंड आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिल जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266 में, जहां पर सभी टैक्स कलेक्शन की जाती है, चाहे वो स्टेट वाली हो चाहे वो केंद्र वाली हो, उसके बाद वो विभाजित कर दिया जाएगा जहां से जितना टैक्स आया है उसमें। ये कौन करता है? तो सर ये जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है ना, जैसे अभी हम बात करें तो कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है, बताइए एक बार ज़रा, कौन सा वित्तीय आयोग चल रहा है, कौन है उसके भी चेयरमैन? कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी? मान लीजिए एग्जाम में सीधा सवाल आ गया, कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी और कौन है उसके अध्यक्ष? तो उनका काम होता है कि भाई इस राज्य का इतना, इस राज्य का इतना, इस राज्य का इतना, उस आधार पर। क्लियर। और कंटीजेंसी फंड के बारे में आपको आर्टिकल नंबर 267 में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कहता है कि मान लीजिए परिस्थिति कभी ऐसी आ जाए कि अर्जेंट पैसा कहीं पर देने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया, वॉर हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में पैसा थोड़ी मांगेंगे भाई, पार्लियामेंट से जाके पैसा मांग रहे हैं कि भाई पैसा सैंक्शन कीजिए। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को 500 करोड़ रुपए इस फंड में दिए जाते हैं, और ऐसी किसी आपदा वाली परिस्थिति में राष्ट्रपति उन 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए अर्जेंट कि 300 करोड़ के बम खरीदने का अर्जेंट नीड पड़ गई युद्ध में, तो ये थोड़ी है कि भाई सैंक्शन हो, ये हो, वो हो। आप सभी जानते हैं सर्वोच्च कमांडर हैं वो, ठीक है ना, किसके? तीनों सेनाओं के। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी तरफ से बोलेंगे भाई लीजिए फंड और आप कीजिए काम। और अन्य भी कोई परिस्थिति हो सकती है, और इसी पैसे में से गवर्नर को भी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है, मगर वो इस्तेमाल कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करने के बाद राज्यपाल किसी भी राज्य का हो, वो उस पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? भारत की आकस्मिक निधि को निपटने में रखा गया, मतलब किसके पास ये डिस्पोजल ऑफ द इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एज द डिस्पोजल। मैंने पूरा का पूरा सर आंसर आपको बता दिया है। चलिए, मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर ऑलरेडी समझा दिया गया है, एक बार देख लीजिए फटाफट से क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा में? जल्दी बताइए। आप सभी लोग जानते हैं ये दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, अब इन्हें जो इनका आरक्षण था आर्टिकल नंबर 331 में, उसे समाप्त कर दिया गया है, तो यही केवल सही जाएगा। 12 लोगों को कर सकते हैं, कहाँ पर? राज्यसभा में। मगर सेम ऑप्शन पे अगर सवाल आ जाए तो डी ही टिक होगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डज नॉट ऑडिट द रेसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, बताइए भाई। नियंत्रक और महालेख परीक्षक की प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं करता है। किसका नहीं करता है भाई? सवाल यहाँ पर ये है, किसके लिए ऑडिट वो नहीं करेगा? नॉट ऑडिट द रेसिप्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अंडरटेकिंग या फिर यूनियन गवर्नमेंट्स। बहुत बढ़िया सवाल है, दीजिए ज़रा जवाब। और अगर आप दिमाग लगाएंगे ना सर, ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, सवाल का सही जवाब रहेगा म्युनिसिपल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ऑडिट लिखा है, अकाउंट्स नहीं लिखा। अकाउंट्स लिखा होता तो बात अलग होती। ठीक, अकाउंट्स लिखा होता तो बात अलग होती। आपने एक पद पढ़ा होगा कैग, एक पद और है सीजीए। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा? ये कंट्रोलर हो जाएगा, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। 1976-77 से ये पद बनाया गया है। ये क्या करता है? ये अकाउंट्स देखता है। किसके लिए अकाउंट्स देखता है? ये अकाउंट्स देखता है केवल भारत सरकार के लिए। ये अकाउंट्स देखता है केवल भारत सरकार के लिए।
केवल भारत सरकार के लिए अकाउंट्स देखता है ये। और कैग क्या करता है सर? कैग ऑडिट करता है भारत सरकार के लिए। कैग ऑडिट करता है भारत सरकार के लिए, कैग ऑडिट करता है स्टेट के लिए, और कैग अकाउंट्स भी करता है स्टेट के लिए। आर्टिकल नंबर 148 आपको मिल जाएगा। जीसी मुर्मुरू आपको मौजूदा कैग मिल जाएंगे। जल्दी से बताइए मौजूदा सीजीए का नाम क्या है? करंट सीजीए कौन है? हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए हैं सोमा रॉय जी के बाद। एक सवाल आपसे और पूछ लिया, इसका भी जवाब दीजिए। सोनू सैनी जी बहुत लेट हो गए सर, बहुत ज़्यादा लेट हैं आप क्लास में। चलिए जी, एक सवाल आपसे और पूछा है, मौजूदा सीजीए कौन है? फटाफट इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, मगर 20 में लगभग मैंने आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए होंगे। ठीक, अगर आपको लगता है कि कोई आपको इस प्रकार का कंटेंट पढ़ा रहा है जो भाई संवेदनशील है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, वो संवेदनशील मैटर है, उस पर चर्चा करना अनिवार्य नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं प्राइजेस। इसके अलावा क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़रूर याद से कर देना ये सभी चीज़ें, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं भाई। हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है इन सभी चीज़ों को देखकर। क्लियर? दीपक दास, बहुत बढ़िया। चलिए अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, दोपहर 1 बजे मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पे क्लास है, याद से पहुँच जाइएगा। थैंक यू सो मच आने के लिए और